नमस्कार, मैं हूं परवेश, लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। मुख्यमंत्री केजरीवाल के यमुना को साफ करने के विजन को गति देने की दिशा में विधानसभा में 1028 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के पैसों को जारी कर दिया है। साथ ही यमुना की सफाई के लिए अतिरिक्त बजट भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर यमुना की सफाई के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। सदन में बजट मंजूर होने के बावजूद जल बोर्ड के काम रोके गए। उन्होंने पहले योजना को रोकने का प्रयास किया, जब योजना नहीं रुकी तो फंड रोक दिया गया, लेकिन यमुना की सफाई का काम जारी है। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई का काम कभी रुकने नहीं देगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक अगले चुनावों से पहले यमुना साफ होकर रहेगी। इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वे करेंगे। दिल्ली सरकार इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुना की सफाई को प्राथमिकता बताते हुए खुद हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाई हुई है। विधानसभा की याचिका समिति ने गुरुवार को सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट में दावा किया कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। एमसीडी चुनाव से पहले बुजुर्गों की पेंशन और मोहल्ला क्लिनिक का फंड रुकवाया। समिति की जांच में मुख्य सचिव, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव और सोशल वेलफेयर डायरेक्टर को दोषी करार दिया गया है। सदन में बृहस्पतिवार को याचिका समिति के अध्यक्ष अखिलेश पति त्रिपाठी और सदस्य सौरभ भारद्वाज ने सदन में पेंशन और मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी रिपोर्ट रखी। इस मौके पर त्रिपाठी ने कहा कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों को डरा धमकाकर 4,10,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने गोपनीय क्लॉज के तहत बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की व्यवस्था को ठप करने के आदेश दिए हैं। बुजुर्गों की 2,000 रुपए की पेंशन में 200 रुपए केंद्र सरकार की अनुदान राशि होती है, जिसे केंद्र सरकार 1.5 साल से नहीं दे रही है। ऐसे संवेदनहीन अधिकारियों को कभी भी फ्रंटलाइन की कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। इनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि ये लापरवाह और संवेदनहीन लोग हैं। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी दी जाए। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान थमती नजर नहीं आ रही। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग कराने की फाइल एक बार फिर एलजी के सक्सेना को भेज दी है। दिल्ली सरकार की ओर से अपील की गई है कि एलजी टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाने के काम में बाधक न बने और संबंधित प्रस्ताव पर तुरंत अपनी मंजूरी प्रदान करें। इस डेवलपमेंट की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव एक बार फिर उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल को इस काम में बाधा नहीं बनना चाहिए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके पंजाब सरकार के फैसले का हवाला दिया। केजरीवाल ने कहा है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने से रोक दिया था। पंजाब के स्कूलों के 36 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब के लोगों के काम रोकने के लिए कोई उपराज्यपाल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली के उपराज्यपाल से विनती है कि दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए जाने दें। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए दिल्ली सरकार मेडिकल कॉलेज में कई नए कोर्स शुरू कर रही है। ये कोर्स नर्स, पैथोलॉजिस्ट, पैरामेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी संबंधित सेवाओं में बड़े स्तर पर कौशल युक्त युवाओं को तैयार कर सकेंगे। संस्थानों में ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में 1 साल का पोस्ट बेसिक डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरीज, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी सहित कई प्रोग्राम शामिल हैं। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि दिल्ली में हमें डॉक्टरों के साथ साथ इमरजेंसी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पैरामेडिक्स, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सहित अन्य की बड़ी संख्या में पेशेवर की जरूरत है। नए कोर्स इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। ये अवसर को बढ़ाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन दिल्ली के लोगों को बेहतर और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार की मदद करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने नए कोर्स के साथ ही पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग को बीएससी में अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री संभावना सेठ और मध्य प्रदेश में भाजपा की नेता रही उषा कौल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं। सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक ने पटका और टोपी पहनाकर दोनों का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर संभावना सेठ और उषा कौल पार्टी में शामिल हुई हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव संगठन डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी का विस्तार देश के सभी राज्यों में हो रहा है। संभावना सेठ और उषा कौल के आने से
पार्टी को देश भर में मजबूती मिलेगी। इस दौरान संभावना सेठ ने कहा कि आप सरकार दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो आपसे जुड़कर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहती है। वहीं उषा कौल ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित है, वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकवाद के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। खालिस्तानी आतंकी लांडा हरीके के 2 करीबी गैंगस्टर राजन भाटी और चीना को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक राजन भाटी पंजाब का बहुत बड़ा ड्रग्स और आर्म सप्लायर है, जो कनाडा और दूसरे देशों में फैले लांडा हरी के ऑपरेशन को पंजाब से ऑपरेट कर रहा था। चीना भी ड्रग्स की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। पंजाब पुलिस ने हाल ही में राजन के 2 खास गुर्गों हरजसनीत और कमलजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। आपको बता दें कि राजन के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है। उस पर पहले से 15 आपराधिक मामले चंडीगढ़ और पंजाब में दर्ज हैं। इसमें रेप, मर्डर और छेड़खानी के केस भी हैं। उस पर डीएसपी पर फायरिंग करने का भी आरोप है। एक बार वो कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर भाग चुका है। राजन गुरदासपुर का रहने वाला है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 12वीं के 3 छात्रों ने शिक्षक के पेट, कमर और शरीर के बाकी हिस्सों में आधा दर्जन से अधिक वार कर दिए। आसपास मौजूद शिक्षकों ने एक छात्र को दबोच लिया, जबकि 2 फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। शिक्षक का ऑपरेशन किया गया है। इंद्रपुरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 18 साल के आरोपी अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार छात्रों की तलाश कर रही है। अन्य आरोपियों के उम्र के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक भूदेव इंद्रपुरी सी ब्लॉक स्थित शहीद कैप्टन अमित वर्मा राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय में शारीरिक शिक्षा यानी पीटी के शिक्षक हैं। करीब 12:15 बजे स्कूल में छठा पीरियड चल रहा था। 12वीं के छात्रों का प्रैक्टिकल खत्म हुआ था। छात्रों की कक्षा में मौजूदगी देखने के लिए भूदेव विद्यालय के ए ब्लॉक में निरीक्षण कर रहे थे। प्रथम तल पर शौचालय के पास उन्होंने अभिमन्यु और बाकी आरोपियों को देखा। भूदेव ने जैसे ही उन्हें टोका तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। शरीर में अकड़न, सोचने, समझने, महसूस करने की क्षमता घटने, तनाव से दिमाग पर होने वाले प्रभाव से शरीर में किस तरह का नुकसान हो सकता है और उसे दूर कैसे किया जा सकता है, एम्स इस विधि को 11 देशों से आए विशेषज्ञों को सिखा रहा है। दरअसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स दिल्ली के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों के लिए टिप्स 2022 का आयोजन किया है। इन देशों में बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ट देश से आए विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल को दिमाग से जुड़ी विभिन्न बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही उसके उपचार के बारे में बताया जा रहा है। विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि विभाग के लैब में विभिन्न विषयों पर अध्ययन चल रहा है। इन अध्ययनों को दल के साथ साझा कर उपचार की विधि तैयार की जा रही है। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवा की गति की उम्मीद है। शुक्रवार को दिल्ली में 10.6 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और ये खराब श्रेणी में आ गई। दिल्ली में रात के समय के तापमान में वृद्धि अगले 6 दिनों तक रहने की भविष्यवाणी की गई थी। एक पश्चिमी विक्षोभ 26 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ये प्रभाव पहले वाले की तुलना में अधिक मजबूत होगा और 23 से 25 जनवरी तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। दिल्ली चिड़ियाघर के चंदन के पेड़ चोरी होने का मामला सामने आया है। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि 11 चंदन के पेड़ दिल्ली चिड़ियाघर से कथित तौर पर काटे और चोरी किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली चिड़ियाघर की निदेशक आकांक्षा महाजन ने शुक्रवार को कहा कि अजीमगंज सराय और निदेशक के आवास के पास से ऐसे 11 पेड़ काटे गए हैं। दिल्ली चिड़ियाघर से चंदन के पेड़ चोरी होने के मामले में चिड़ियाघर के अधिकारी ने कहा कि सुबह के समय सुंदर नर्सरी की तरफ से लोगों के प्रवेश करने की संभावना है। बाउंड्री वाल के ऊपर लगा कंटीला तार कटा हुआ पाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कुल 11 पेड़ काटे गए हैं, जिनमें 8 अजीमगंज क्षेत्र के पास और 3 निदेशक के आवास के पास काटे गए। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।